नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। दुबई की क्राउन प्रिंस संग पीएम मोदी की खास मुलाकात, कहा भविष्य में और मजबूत होगी दोस्ती। कांग्रेस का 2 दिवसीय 84वां अधिवेशन अहमदाबाद में आज से शुरू। गुजरात में 64 साल बाद पार्टी कर रही है अधिवेशन। गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा दिन। राजभवन में की 2 बैठकें। बीते दिन एलओसी चौकी गए और शहीदों के परिवारों से मिले थे। नया वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं की अर्जेंट सुनवाई पर विचार करेगा। अब तक 12 याचिकाएं हुई दाखिल। जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड अटैक। थाने से 100 मीटर की दूर पर हुआ धमाका। जीसान अख्तर निकला धमाके का मास्टरमाइंड। और देश के 9 राज्यों में आज लू की चेतावनी। एमपी राजस्थान में तापमान 44 के पार। हीट वेव का रेड अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर है, जहां केंद्र सरकार ने जारी की है अधिसूचना। देश भर में वक्फ संशोधन कानून आज से लागू हो गया। दिल्ली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। देश भर में वक्फ संशोधन कानून आज से लागू हो गया। तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अब यह बिल कानून बन गया है और आज से ये कानून जो है वो लागू हो गया। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। देश भर में वक्फ संशोधन कानून आज से लागू हुआ है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। देश भर में वक्फ संशोधन कानून आज से लागू हुआ है। देश के बाद में अगली खबर पंजाब से है, जहां जालंधर में देर रात भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। आपको बता दें, घटना रात करीब 1:30 बजे की है। ये कल रात 1:30 बजे की घटना है, जब ई रिक्शा में सवार हमलावरों ने कालिया के घर के बाहर ग्रेनेड फेंका। धमाके से घर का दरवाजा और खिड़कियों के शीशे टूट गए, जबकि उनकी कार को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर, एसपी सुखविंदर सिंह और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल एकत्रित किए हैं और घटना स्थल को सील कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें 2 संदिग्ध लोग नजर आए। रात 1:30 बजे ई रिक्शा में सवार हमलावरों ने भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड फेंका। धमाके से घर का दरवाजा टूट गया और कार डैमेज हो गई। घटना पुलिस चौकी से मात्र 150 मीटर की दूरी पर हुई। मौके पर पहुंचे पुलिस और फॉरेंसिक अधिकारी जांच में जुटे दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज से 2 संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। शुरुआत से ही शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर 6 अहम निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के तहत पेरेंट्स पर प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें खरीदने का दबाव न बनाया जाए। क्लास वाइज स्कूल बैग के वजन के नियम भी सख्ती से फॉलो किए जाए। वहीं पालन न करने पर जिला शिक्षा अधिकारी को अभिभावक शिकायत कर सकेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी को अपना नंबर जारी करने के भी आदेश दिए गए हैं। रुक करेंगे अगली हम खबर का। खबर मंडला से है, जहां राहगीरों को जंगल से होकर गुजरने वाले रास्ते पर बाघ का परिवार दिखाई दिया। परिवार का दीदार हुआ। आपको बता दें, मायूस होने की जरूरत नहीं। हम और आप बाघों की मौजूदगी के चश्मदीद भले ही ना बन सके, इसके बावजूद संचार क्रांति के युग में हर हाथ मोबाइल की सौगात ने बाघों के स्वतंत्र विचरण का जो वीडियो है वो सबके आंखों के सामने विचरण किया है। और ये वायरल वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक नहीं बल्कि 4 बाघ बेतकल्लुफ़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो आसपास दर्जनों गांव के बासिंदों को खुश कर रहा है। लोगों का कहना है कि इससे
एक बार फिर कान्हा नेशनल पार्क गुलजार हो सकेगा। आपको बता दें कि कान्हा पार्क बाघों के प्रवास को लेकर देश ही नहीं दुनिया के वन्य जीव प्रेमियों के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। अगली खबर मैहर से है, जहां रामनवमी के पावन पर्व पर मैहर नगरी एक बार फिर भगवा रंग में रंगी नजर आ रही है। आपको बता दें, जय श्री राम के गगनभेदी नारों के बीच बजरंग दल नेता महेश तिवारी के नेतृत्व में एक विशाल भगवा वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसने नगरवासियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खास बात यह रही कि इस बार की रैली बजरंगी सेना के बैनर तले आयोजित की गई है, जिसमें नगर व ग्रामीण अंचल के सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महेश तिवारी के आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का मैहर पहुंचना उनके जनाधार और संगठनात्मक शक्ति को दर्शाता है। लेकिन इस आयोजन ने केवल धार्मिक उत्साह ही नहीं बल्कि संगठनात्मक हलचलों का भी तूफान खड़ा कर दिया। नई यात्रा नहीं है। हमेशा जो है जब हम लोग सभी बजरंगी जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये लगातार विभिन्न हिंदूवादी संगठनों में, अपने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल में, मैहर के लिए पूरा हिंदू समाज जानता है कि लगातार हम लोग संघर्षरत थे और लगातार ऐसी धार्मिक यात्राएं निकालते चले आ रहे हैं और आगे भी निकालते चलेंगे। मैहर के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा, हिंदू समाज के लिए, मान बिंदुओं की रक्षा के लिए, मठ मंदिर की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए, गौ गंगा की रक्षा के लिए, अपने धार्मिक मान बिंदुओं की रक्षा के लिए वह बजरंगी सेना करेगी। और यह उसकी शुरुआत है, जो आज एक शोभा यात्रा के रूप में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का लखनऊ से। अगली अहम खबर, जहां हेड कांस्टेबल की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। जनेश्वर में इस पार्क के पास खून से लथपथ लाश मिली है। सर में गोली लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात था मृतक हेड कांस्टेबल। प्रथम दृष्टया आत्महत्या मानकर पुलिस जांच कर रही है। लाश के पास से पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की। पत्नी से मोबाइल पर बात करने के बाद पहुंचा था पार्क। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें 99 mm की सरकारी पिस्टल मिली है लाश के पास। मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला दिनेश कुमार गिरी 2011 बैच का सिपाही था। मृतक दिनेश कुमार गिरी जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 के पास हेड कांस्टेबल की लाश मिली है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद प्रथम बार कायमगंज आगमन पर नवनिर्वाचित भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद वर्मा का उत्साहित भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कायमगंज स्थित सीपी गेस्ट हाउस में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचने पर नवनिर्वाचित भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद वर्मा, सांसद मुकेश राजपूत, MLC प्रांशु दत्त द्विवेदी व निवर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता का वरिष्ठ भाजपा नेत्री डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, दी किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड कायमगंज के उप सभापति सावन कुमार उर्फ जय कुमार, गंगवार चेयरमैन राहुल राजपूत, वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण दुबे, ओंकारेश्वर पाठक, देवेंद्र दुबे, अमरदीप दीक्षित, महेंद्र राजपूत, संजय अग्रवाल, मुन्ना विनय अग्रवाल व सुशील राजपूत सहित तमाम उत्साहित भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं को पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर जोरदार स्वागत किया गया। नवनिर्वाचित भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद वर्मा ने बताया कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी विधानसभाओं में भारी मतों से भाजपा का परचम फहराना मेरी पहली प्राथमिकता है। इतना बड़ा दायित्व सौंपा गया, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जनपद के लिए? मनोनीत नहीं किया, मेरे निर्वाचन हुआ है इसमें। और दूसरी बात ये कि आपने बताया कि क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, तो सबसे पहले तो ये है कि हमें 27 का जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, तो पूरी जिम्मेदारी का सभी सीटों को भारतीय जनता पार्टी को पूरी करना। बीच में जो भी चुनाव हमारे ग्राम पंचायत के होने वाले थे या सदस्य के होने वाले हैं, तो जो हमारे जो पिछले चुनाव में हमें कुछ जिला पंचायत में कमजोरी रही है उसको मैं दूर करूँगा और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जिले का अध्यक्ष होगा जिला पंचायत, ऐसी भावना के साथ।
अगली खबर जालौन से है, जहां गर्मी की शुरुआत होते ही मरीजों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है और हाल ही में जालौन की तहसील कालपी में 24 घंटे के अंदर डायरिया उल्टी दस्त के 3 दर्जन से ज़्यादा मरीजों को भर्ती किया गया है। बता दें कि मौसम बदलते ही डायरिया रोग ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। एक दिन में 40 से अधिक डायरिया रोगियों को CHC कालपी में भर्ती कराकर इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जबकि प्राइवेट निजी अस्पतालों में संख्या काफ़ी अधिक है। डॉक्टरों ने नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बनाए रखने की सलाह दी है। 40 से 42 मरीज आ चुके हैं जो उल्टी दस्त से ग्रसित हैं और पेट में दर्द करके। बदलते मौसम में अभी हाल में ही त्यौहार खत्म हुए हैं, तो कुछ हिस्ट्री लेने से पता चलता है कि लोगों ने जो है बासा का भी जो है यूज किया है। तो किस तरीके से मरीज थे, क्या उनका कहीं और भेजा गया है उच्च अस्पताल में? 1-2 मरीजों को रेफर करने की जरूरत पड़ी, बाकी सभी का इलाज है संभव। तो आपको क्या लगता है कि इसमें दूषित पानी का भी अपना एक भूमिका है? देखिए, वाटर बॉर्न डिसीजेज तो डायरिया में होती है और साथ ही साथ विषाक्त भोजन जैसे कि भोजन, और गर्मी का टाइम शुरू हो गया है तो लोगों के दिमाग में अभी यही रहता है कि चलो शाम वाला भोजन अभी सुबह सही होगा, जबकि अब गर्म हो चुका है, टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है तो खराब होने की संभावनाएं बढ़ती है। तो लोगों को हिदायत दी गई है कि ताज़ा ही भोजन का उपयोग करें और पानी बॉयल करके ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। रुक करेंगे अगली खबर का। संभल की शाही जामा मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भेजे गए एक नए साइन बोर्ड के कारण सुर्खियों में आ गया है, जिसमें मस्जिद को उसके सामान्य नाम के बजाय जुमा मस्जिद लिखा गया है। मस्जिद का नाम बदलने से कुछ लोगों में नाराजगी हो सकती है, लेकिन ASI का कहना है कि बदलाव सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर किया गया है। इसका कोई राजनीतिक या धार्मिक कारण नहीं है। आपको बता दें कि मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद से इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिया। प्रशासन इस स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मस्जिद को लेकर विवाद अभी भी जारी है। दरअसल ASI ने बताया कि मस्जिद के बाहर पहले ASI का एक बोर्ड लगाया गया था, लेकिन कथित तौर पर कुछ लोगों ने इसे हटाकर इसकी जगह शाही जामा मस्जिद लिखा हुआ बोर्ड लगा दिया। नया बोर्ड ASI दस्तावेजों में दर्ज नाम जुमा मस्जिद के अनुसार जारी किया गया है। मस्जिद परिसर के अंदर पहले से ही इसी नाम का एक नीला ASI दर्ज बोर्ड मौजूद है। शाही जमा मस्जिद को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। SI की टीम ने जमा मस्जिद को जुमा मस्जिद का नाम रखा है, क्योंकि SI की टीम में पहले से ही जुमा मस्जिद दर्ज थी, लेकिन वहां पर नीले कलर का जो बोर्ड था वो जमा मस्जिद के नाम से वहां पर लगा हुआ था। जिस तरह से संभल 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, हिंसा के दौरान एक बड़ा संभल में विवाद हुआ था और विवाद के दौरान संभल लगातार उसी दिन से आज तक संभल एक सुर्खियों में बना हुआ है किसी न किसी बयानबाजी को लेकर। तो इसी क्रम में SI की टीम ने वहां पर एक अपना बोर्ड लगाया है और उस बोर्ड पर जुमा मस्जिद नाम रखा है। पहले मस्जिद का जो नाम था वो जमा मस्जिद था, लेकिन शाही जमा मस्जिद का नाम बदलकर जुमा मस्जिद रखा गया है। बताया जाता है अगर SI की अधिकारियों की टीम की अगर STI की टीम की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना ये है कि इस रिकॉर्ड में, हमारे रिकॉर्ड में जुमा मस्जिद का नाम दर्ज है, लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ वो शाही जमा मस्जिद है, लेकिन रिकॉर्ड के आधार पर जो है जुमा मस्जिद है। तो SI की टीम के रिकॉर्ड के आधार पर जो है जुमा मस्जिद नाम रखा गया है और इसको जो है जुमा मस्जिद के नाम से बोला जाएगा। जिस तरह से लगातार संभल किसी न किसी मामलों को लेकर सुर्खियों बना हुआ है, आज फिर एक बार संभल सुर्खियों में आ गया है। कैमरा अकेले के साथ रही सेल्फी, किंग इंडिया संभल। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर महानगर से है, जहां माहेश्वरी सभा का लाजपत भवन सभागार में होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। रामनवमी पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने माता रानी का स्वरूप धारण किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विविध प्रस्तुतियां दर्शकों को आनंदित करती रहीं। फैंसी ड्रेस में शामिल बच्चों को देख सभी मंत्रमुग्ध नजर आए। सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। माहेश्वरी सभा के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार माहेश्वरी, अर्थ मंत्री संजय कुमार नोवाल व मंत्री कृष्ण कुमार माहेश्वरी आदि ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में संतोष सागरिया, के देवरिया, संजय नटवाल, केदारनाथ आदित्य, गोपाल दास लोहिया, नरेश राठी, मंजू बगड़िया, शालिनी खटवानी व ऋचा राधिका आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। मुझे बहुत खुशी है कि समाज द्वारा मुझको ये सम्मान दिया गया और मुख्य उद्देश्य यही है समाज के सब भाई एक दूसरे से मिले और एक दूसरे में प्रेम और एकता बढ़े।
मुख्यमंत्री मंत्री और कानपुर जिला माहेश्वरी सभा का आज होली मिलन समारोह एवं गणगौर उत्सव लाजपत भवन कानपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारी समाज के स्वजातीय बंधु लगभग 1100 आदमियों का प्रोग्राम होता है और उसमें जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम महिला मंडल के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बिजनौर के कीरतपुर इलाके में सोमवार सुबह बजरंग दल के गौसेवा जिला संयोजक मोंटी बजरंगी का शव उनके घर में रक्तरंजित अवस्था में मिला। हत्यारों ने मोंटी का गला धारदार हथियार से रेत दिया। परिजनों ने हत्या का आरोप मोंटी के पिता बलराम सिंह, सौतेली मां मधुबाला और भाई मोंटू पर लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता और ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। थाना कीरतपुर पुलिस को सूचना प्राप्त कि ग्राम गोविंदपुर में एक सत्येंद्र मोंटी नाम का व्यक्ति इसका शव है घर में पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। घटनास्थल पे साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। अभी पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है उसमें जो इनके परिवारीजन है वो आरोप लगा रहे हैं मृतक के पिता, सौतेली माँ और सौतेले भाई पर। इस संबंध में भी सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर अगले प्रदान कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद कुछ युवकों द्वारा फिलिस्तीन का झंडा लहराकर विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कई निर्दोषों को फंसा दिया है। झूठ होकर 10 किया, मात्र प्रतीकात्मक फीस लेकर उन निर्दोष नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करेगा जिन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया। ईद वाले दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कुछ लड़के, जो नासमझ लड़के भी उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें घंटाघर पे वो लोग इकट्ठे हुए। हालांकि वो ये लोग इकट्ठा होकर जा रहे थे, ऐसा पुलिस ने दिखाया है कि वो इकट्ठे हुए। असल में हमारे शहर से ईदगाह तक एक ही सीधा रास्ता है जाने का, तो तमाम शहर जो है उसी रास्ते से जा रहा था। उस रास्ते पे तो भीड़ इतनी थी ईदगाह जाने वालों की। और फिर घंटाघर ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जाकर ट्रैफिक डाइवर्स होता है, इधर उधर चारों तरफ चला जाता है, तो उस जगह से डाइवर्स हो रहा था। तो वहां तक तो वो भीड़ रहना जो है स्वाभाविक है, भीड़ रही। और वहां के बाद वो लोग अपने अपने घर चले गए। तो उसे प्रशासन ने ऐसा दिखाया कि वो कोई वहां पे आंदोलन कर रहे थे या क्या कर रहे थे। उन लोगों ने, उसमें से मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है अब तक, उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में फिलिस्तीन का झंडा है, किसी देश का झंडा नहीं है। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां जमीयत उलमा हिंद के वक्फ संशोधन कानून 2025 को भारतीय संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। संगठन ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर रिट याचिका दायर की है और केंद्र सरकार से इसे लागू करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग की है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कानून मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है और संविधान की सर्वोच्चता के खिलाफ है। संगठन ने वक्फ प्रबंधन और संपत्तियों से संबंधित संशोधनों को असंवैधानिक बताते हुए इसे वक्फ अधिनियम 1955 की मूल आत्मा को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई। ये कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मज़हब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियाँ बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। रायबरेली के कुकहा रामपुर गांव से बाराबंकी के जोंधी गांव अपने ननिहाल आया बालक हर्षित अचानक लापता हो गया। वह तालाब में कूड़ा फेंकने के लिए निकला था लेकिन वापस नहीं आया। तालाब के किनारे बालक के चप्पल मिले, जिससे परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच और खोज में जुटी है।
महाराजगंज के कुल्ही थाना क्षेत्र के आपको बता दें पकड़िया गांव में जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे के घर पर सोमवार को ईडी ने छापा मारा है। ये कार्रवाई पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के रिश्तेदार दीपक पांडे के खिलाफ की जा रही है। छापेमारी की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और इसकी चर्चा तेज हो गई। ईडी की टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है और इस कार्रवाई को सपा नेता विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर हुई छापेमारी से जोड़कर देखा जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। सिद्धार्थनगर जिले की मोहाना थाने की पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की टीम ने एक मुठभेड़ के दौरान हत्या आरोपी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उनके निशानदेही पर उनके 3 अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली से एसओ मोहाना बाल बच गए, जबकि जवाबी फायरिंग में इरशाद नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश का इलाज स्थानीय चिकित्सालय में चल रहा है। पकड़े गए सभी 6 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। अब रुक करते हैं अगली हम रिपोर्ट का। निजी स्कूलों की मनमानी अब अभिभावकों पर भारी पड़ रही है। अलग अलग जिलों में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी, बिना सूचना के अतिरिक्त शुल्क लगाने और अन्य मनमानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सवाल है कि आखिर इस मनमानी पर हमेशा के लिए लगाम कब लगेगी? आखिर नियम कानून को ठेगा दिखाने वाले निजी स्कूलों की मान्यता सीधे कब समाप्त की जाएगी? ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी अपने चरम पर पहुंच गई है। हालात ये हैं कि निजी स्कूल अब तानाशाही पर उतर आए हैं। ना ही कानून का डर और ना ही नियमों की चिंता, क्योंकि रसूख से सब कुछ खरीदा जा सकता है। सिस्टम अपने हाथ में हो तो अभिभावकों की क्या विसात कि निजी स्कूलों की तानाशाही पर लगाम लगवा सकें। दिल्ली से लेकर यूपी तक निजी स्कूलों ने मनमानी फीस बढ़ाकर और फिक्स दुकानों से कॉपी किताबें खरीदवाकर न सिर्फ सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, बल्कि न्यायालय के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया है। निजी स्कूलों के मालिक जागीरदार बनकर अभिभावकों को कंगाल कर रहे हैं और सरकारी तंत्र सच बैठकें और शिकायतों की चिट्ठी लेकर खाना पूर्ति कर रहा है। पहली तस्वीर आपको कानपुर की दिखाते हैं। कानपुर के केशव नगर में स्थित मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल की इन 2 बिल बुकों को देखिए। पहली बिल बुक साल 2024 की है, जिसमें क्लास 3री से 5वीं तक की फीस साफ लिखी हुई है, लेकिन साल 2025 के नए सत्र में 4थे क्लास की फीस बिना अभिभावकों को सूचित किए मनमानी तरह से बढ़ा दी गई। इतना ही नहीं, मनमानी का आलम यहाँ तक है कि कॉपी किताबों और ड्रेस की लिस्ट की जगह स्कूल से अभिभावकों को दुकान का पता थमा दिया गया, जो कि फिक्स है। स्कूल प्रशासन अभिभावकों की बात सुनने के बजाय तानाशाही पर उतारू है। कानपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावक के साथ बुक स्टॉल संचालक भी परेशान हैं। सिलेबस और राइटर में बदलाव कर स्कूलों में ही कॉपी किताबें मनमाने रेट पर दी जा रही हैं, जिसके विरोध में कानपुर पुस्तक व्यापार मंडल के फुटकर व्यापारियों और अभिभावकों की जेब पर बड़ी चोट पहुंच रही है। साथ ही साथ बुक स्टॉलों पर भी बिक्री कम हो गई है। इसको लेकर मंगलवार दोपहर बुक स्टॉल संचालकों ने शहर के सांसद रमेश अवस्थी को ज्ञापन सौंपा और कई बिंदुओं पर स्कूल संचालकों के खिलाफ जांच करने की मांग की है। आज कानपुर पुस्तक व्यापार मंडल के फुटकर पुस्तक व्यापारी माननीय सांसद जी को उन्हें संबोधित एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के माध्यम से पुस्तक व्यापारियों ने पुस्तक व्यापार से संबंधित समस्याएं कि हमारा व्यापार पूर्णतः समाप्त हो गया है। जो कॉपी किताबें स्कूलों में बिकने लगी हैं, जिससे कि फुटकर पुस्तक व्यापारी प्रभावित हुआ है। और ये जितने भी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं,
इनके प्रबंधक प्रधानाचार्यों द्वारा स्कूल प्रांगण के अंदर मनचाहा पाठ्यक्रम, मनचाही पुस्तकें, महंगी महंगी प्रकाशकों की पुस्तकें पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती हैं, जो पुस्तकें कहीं नहीं मिलती। विद्यालय के अंदर छात्र छात्राओं अभिभावकों को लेने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष ये पाठ्यक्रम बदल दिया जाता है, जिससे कि अगले वर्ष वो पुस्तकें पढ़ने के काम ना आए और वो दोबारा अभिभावक विद्यालय से लेने के लिए मजबूर है। वहीं सांसद ने भी आश्वासन दिया कि जो निजी स्कूल शिक्षा के नाम पर लोगों की कमर तोड़ रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पुस्तक संघ के लोग आए थे, दिनेश बाबा थे और उनके साथ पदाधिकारी थे, आप सब लोग हैं, और उनकी समस्याएं जुनून समस्याएं हैं कि स्कूल के लोग मनमानी कर रहे हैं, चाहे पुस्तकों के मामले में हो, चाहे ड्रेसेस के मामले में हो। उनका मैंने ज्ञापन लिया है और इस ज्ञापन के बारे में मैं जिलाधिकारी से बात करूंगा और अगर अवस्था पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में बात करूंगा। इनकी जुनून समस्या है, ये जो स्कूल और कॉलेजों की मनमानी है इसको नहीं चलने दिया जाएगा। आप लोग कानपुर के डीएम ने भी निजी स्कूलों के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। गुजैनी के एक्स पब्लिक स्कूल, अशोकनगर का एनएलके इंटर कॉलेज, जवाहर नगर का एनएलके पब्लिक स्कूल, नवस्ता का एसजे विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, साकेत नगर के वेंडी एकेडमी हाई स्कूल, चिंटल स्कूल को भी नोटिस जारी किया गया। वहीं विद्यालय के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के दूसरे जिलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां निजी स्कूलों ने पूरी कानून व्यवस्था को ही ठेंगे पर मार दिया है। वाराणसी, मेरठ, फैजाबाद, प्रयागराज, सोनभद्र में अभिभावकों की जेबें खाली कर दी हैं और नियमों को ताक पर रखकर खुद को खुदा मान बैठे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी स्कूलों को लेकर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में आई। सरकार साफ कह रही है कि अब किसी भी तरह से निजी स्कूलों का व्यवसायीकरण बर्दाश्त नहीं होगा। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों पर जारी सियासत के बीच रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के सभी 1677 प्राइवेट निजी स्कूलों को ऑडिट कराने का ऐलान कर दिया है। 10 दिन में शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डेटा पोस्ट होगा। इससे तस्वीर साफ होगी कि पिछले 10 सालों में किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई है। स्कूलों द्वारा चोरी छिपे फीस बढ़ाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। सिस्टम की कमजोरी और ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्कूलों का मनबढ़ रवैया हर साल जारी रहता है। कोरोना काल में वसूली गई फीस कोर्ट के आदेश के बावजूद भी स्कूलों द्वारा वापस नहीं की गई, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं शासन तंत्र। इसके ढुलमुल रवैये और स्कूलों पर होने वाली मेहरबानियों से अभिभावक ठगे जा रहे हैं। सवाल है, आखिर इस पर लगाम कब लगेगी? शासन तंत्र खुद को निजी स्कूलों के माया जाल से कब मुक्त करेगा? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इस दौरान कई सामाजिक संगठनों के लोग भी इस रैली में शामिल हुए। रैली के दौरान प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश के कारण पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन बाद में प्रदर्शनकारियों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं का कहना था कि यह रैली प्रदेश में विभिन्न मुद्दों पर सरकार की उपेक्षा के खिलाफ थी, जिसमें बेरोजगारी, विकास की कमी और अन्य सामाजिक मुद्दों का समावेश था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इन मुद्दों का हल निकालने की अपील की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आगामी दिनों में और बड़े प्रदर्शन करेंगे। जो उत्तराखंड सरकार का वर्तमान रवैया है वो एक अराजकतापूर्ण है, तानाशाही है। और आज हमारी जो ये आक्रोश रैली है
खास तौर पर तो जो ये उत्तराखंड सरकार द्वारा हमारे दोनों युवा नेताओं पर आशुतोष नेगी और जो आशीष नेगी के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं उसके ऊपर है। देखिए, इस राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। न यहाँ पर यहाँ के लोगों के अधिकार सुरक्षित है, न यहाँ के लोगों के भविष्य में दिखाई दे रहा है। आप देखिए, जो भी लोग सरकार के विरोध में अपनी बात कह रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, सरकार उनको सलाखों के पीछे भेज रही है। इस प्रदेश में अगर कोई जो है जनहित के मुद्दे उठा रहा है, जो है उत्तराखंड की बात कर रहा है, तो उस पर जो है मुकदमे कर दिए जा रहे हैं, उसको जो है जेल में पहुंचाया जा रहा है। तो आखिरकार इस प्रदेश में ऐसा कब तक चलेगा? क्या कोई जो है मनुष्य अपनी इस प्रदेश का नागरिक जो है अपनी बातें नहीं उठा सकता है? सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सहसपुर पहुंचे हैं, जहां श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज के 70वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने शिरकत की। वहीं दूसरी ओर सीएम का विरोध करने और उनके काफिले को काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सांकेतिक गिरफ्तार हिरासत में लिया। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए सरकार द्वारा सीसमबाड़ा कूड़ा घर शिफ्ट न कराए जाने के विरोध में कांग्रेस ने तीखा विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम के काफिले को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराना चाहा, लेकिन इससे पूर्व ही विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को स्थानीय पुलिस ने सांकेतिक हिरासत में लेते हुए थाने पहुंचा दिया। वहां भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सरकार के विरोध में नारेबाजी जारी रही। वहीं दूसरी ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरु राम इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने संस्थान के 70वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करते हुए मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करते हुए संस्थान की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा और संस्कार इंसान के बदलाव की नींव है। मन से भी आपने सुना होगा, विद्यालय को पूर्ण हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। हमारे विद्यालय की छात्र संख्या 1 अप्रैल 2014 को जब मैंने प्रधानाचार्य के रूप में चार्ज लिया था तो 450 थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि इंटरमीडिएट स्तर पर यहाँ पर न साइंस थी, न एग्रीकल्चर था, न कॉमर्स थी। मैंने किस प्रकार शासन से जूझकर इन तीनों विषयों की मान्यता प्राप्त की, उस फलस्वरूप हमारे विद्यालय की छात्र संख्या आज लगभग 1400 है, 1400। लेकिन ये जो मान्यता मिली हमको, इसके अंतर्गत जो है हमको सरकार के द्वारा शिक्षक नहीं उपलब्ध कराए गए। मुख्यमंत्री धामी जी के कार्यक्रम की सूचना मिलते ही हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी पुरानी मांग, जिसको वो 2 बार नहीं 4 बार कह चुके हैं कि सेलाकुई से कूड़ाघर प्लांट को हटाएंगे, लेकिन वो बार बार उसको भूल जाते हैं। उसी के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम बनाया। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने हम सबको थाने बिठाकर 2 घंटे के बाद मुख्यमंत्री के जाने के बाद हमको थाने से रिहा किया। परंतु हमारी मांग फिर वही है, जितनी बार मुख्यमंत्री सहसपुर विधानसभा में आएंगे उतनी बार उतना ही तेज विरोध प्रदर्शन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके खिलाफ करेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां 30 अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा में देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति की झलक दिखाने के लिए संस्कृति विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बात पर संस्कृति विभाग की राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि 4 धाम यात्रा मार्गों पर जगह जगह लगाए गए साइन बोर्ड में प्रदेश की अलग अलग भाषाओं में दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और इसके अलावा हम यात्रियों के लिए देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, रहन सहन और खान पान को लेकर एक पुस्तिका निकालने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी यात्री 4 धाम यात्रा मार्ग पर आने वाले रेस्टोरेंट में पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके लिए हमने सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से पहाड़ी व्यंजन परोसने का अनुरोध भी किया है। देखिए, उत्तराखंड जो है वो देवभूमि और यहाँ की जो संस्कृति की एक अलग ही छवि रखती है। और यहाँ की संस्कृति को भी वो पूरे जो है बाहर के जो श्रद्धालु आते हैं वो देखते हैं। यहाँ की जो बोली भाषा है, यहाँ की जो खान पान है, यहाँ का जो पहनावा है, उसको देखते हैं। इसको देखते हुए हमने पूरे हर प्रकार के स्थान पर जो हमारे जो साइन बोर्ड लगेंगे वो उनकी भाषा में जो है, जो यात्री आते हैं कई बार उनको अलग अलग, क्योंकि मैंने जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अधिकतर आते हैं, तो उन्हीं की भाषा में और हमारे जो जितने भी साइन बोर्ड रहेंगे उनकी भाषा में उनको समझाते हुए कि यहाँ की जो देवभूमि की उत्तराखंड की जो संस्कृति है, यहाँ के जो रहन सहन, जो खान पान है, उसको लेकर हम एक पुस्तिका भी बनाने जा रहे हैं।
उत्तराखंड में फायर सीजन से पहले इस बार प्रदेश का सिस्टम अलर्ट हो गया है। आपको बता दें, ग्रामीणों के साथ ही युवा व महिला दलों और सभी विभागों को वनों में लगने वाली आग की घटनाओं के लिए सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फायर सीजन से पहले उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में वनाग्नि की रोकथाम के लिए मॉक अभ्यास किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मॉक ड्रिल के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में विभिन्न स्थानों व वनाग्नि नियंत्रण के लिए एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम की तैयारियों को परखा जा रहा है। लेकिन अभी से वनाग्नि के साथ पानी का संकट प्रदेश में देखने को मिल रहा है। विपक्ष का मानना है कि हर साल सरकार दावे खूब करती है, लेकिन गर्मी बढ़ते ही आम जनता को ही गर्मी झेलनी पड़ती है। क्या धामी बैठकों का धरातल पर बड़ा असर देखने को मिलेगा? ये खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े रुख अपनाते हुए सभी विभागों को निर्देशित किया है कि जल संचय और जल संरक्षण के लिए आगामी 10 सालों और आगामी 30 सालों की आवश्यकताओं के हिसाब से अलग अलग ठोस प्लान बनाए जाए। वहीं अब प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने की संभावना है। इसके मद्देनजर वन विभाग ने वनाग्नि से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि विभाग ने वनाग्नि की रोकथाम के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC स्थापित किया है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप में 7,000 से अधिक कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के साथ ही कई अन्य कदम उठाए गए हैं। वन विभाग आग बुझाने का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें आग न लगने वाले जूते, चश्मा, आग बुझाने के इक्विपमेंट दिए गए हैं। साथ ही वन विभाग की गश्ती गाड़ियों में भी पानी के गैलन रखे गए हैं, आवश्यकता होने पर वह भी मदद कर सके। अभी तक हल्द्वानी रेंज में 3 घटनाएं आग की प्रकाश में आई हैं, जिनको समय से नियंत्रित कर लिया गया है। विपक्षी पार्टी आगामी पेयजल की समस्या के साथ ही वनाग्नि की घटनाओं को लेकर पहले से ही सरकार को घेरने की योजना तय कर चुकी है, लेकिन सरकार अपनी व्यवस्था को लेकर संतुष्ट है। आने वाले समय में हमको बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ना है। इस नाते उसके लिए हमको कैसे तैयार होना है, कैसे राज्य का जो फाइनेंस का मैनेजमेंट व्यवस्थित रहे, उसके लिए उनको 10 साल की योजना, कार्य योजना और आने वाले 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का हमारे विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं, क्या चुनौतियां हमारे सामने होने वाली हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिस हर डिपार्टमेंट बनाए कि जो केवल राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक अलग प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत हो। जैसे बहुत सारी चीजों में आज हम अच्छे में आ गए, जैसे हम SDG गोल्स में हमारा पहला नंबर आ गया, बेरोजगारी में हम अच्छा काम कर रहे हैं, नकल के मामले में हमने अच्छा काम किया है, इतने लोगों को रोजगार दिया है, उस कानून को हमने समान नागरिक संहिता UCC लागू किया है। तो देश में बहुत सारी चीजों में आज हमारे लिए ये पूरे देवभूमि उत्तराखंड वासियों के लिए एक गौरव की बात है। 2025 का जो वनाग्नि सत्र है, इसके लिए इसमें वनाग्नि रोकथाम के लिए, वनाग्नि नियंत्रण और प्रबंधन के लिए वन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। और इस वर्ष हमने जितने भी इसकी तैयारी में कार्य करने थे वो सब हम कर चुके हैं। और विशेषकर मैं कहूँगा जन सहभागिता के लिए 5,000 से अधिक हमने कार्यक्रम किए हैं गाँवों में, कस्बों में, हर जगह, जिसमें 1,30,000 से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग भी किया है सीधे तौर पे। और इसके अलावा मीडिया और अन्य माध्यमों से भी हमने काफ़ी प्रचार प्रसार किया है ताकि हमें और ज़्यादा जन सहभागिता मिले। जन सहभागिता के लिए हम लोगों ने इस साल एक नवाचार ये भी किया है कि शीतला खेत में हमने प्रदेश के विभिन्न ग्रामों से लोगों को ले जाके उनको शीतला खेत मॉडल के बारे में प्रत्यक्ष दिखाया, उनको एक्सपोजर विजिट पे हम लोग लेके गए हैं। और 1170 ग्रामीण और वन विभाग के जो फ्रंटलाइन कर्मचारी हैं उनको लेके हम शीतला खेत गए और उनको वहाँ की विजिट कराई है। तो ये लोगों की सहभागिता के लिए है। और कुछ और इंसेंटिव्स के लिए
जो वनाग्नि प्रबंधन समिति हैं उनको इंसेंटिव दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। वनाग्नि काल जो है हमारा 15 फरवरी से जो प्रारंभ होता है, तो उसमें पहले वनाग्नि काल प्रारंभ होने से पूर्व और अभी भी जगह जगह पे वनाग्नि गोष्ठियां कराई जा रही हैं, जिसमें कि लोगों को आग ना लगाने के लिए और लापरवाही ना करने के लिए, जिससे कि वनाग्नि घटना हो सके, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रभाग अंतर्गत 53 क्रूज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक क्रूज स्टेशन में 3 फायर वॉचर रखे गए हैं और साथ में हमारे जो रेगुलर फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर हैं प्रत्येक एरिया के, वो भी इसमें क्रूज स्टेशन में कार्यरत हैं। तो इस प्रकार 159 फायर वॉचर हैं प्रभाग अंतर्गत रखे गए हैं। उक्त के अतिरिक्त जो संसाधनों के फॉर्म में हमने कुछ फायर ब्लोअर वगैरह लोगों को क्रूज स्टेशन में दिए हुए हैं, फायर रेक्स वगैरह दिए हैं। इस बार कुछ फायर प्रोटेक्टिव सूट्स भी हैं जो लोगों को स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही कुछ हमारे गॉगल्स होते हैं जिससे कि आग बुझाने में काम आता है, जिससे आंखों में धुआं नहीं जाता, उस प्रकार के कुछ आधुनिक उपकरण भी स्टाफ को दिए गए हैं। और जैसे आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो पानी की व्यवस्था के लिए प्रत्येक जो वाहन है उसमें आपके 20-20 लीटर के कैंटर वगैरह भी रख के वाहन मूव कर रहे हैं, जहां भी जिससे कि स्टाफ को जरूरत पड़े फायर वॉचरों को, उनको पानी उपलब्ध कराया जा सके। तो पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह की बातें बोलते हैं वो केवल बेवकूफ बनाने के लिए होता है, क्योंकि सच्चाई जो है वो धरातल पर देखी जा सकती है। पानी की किल्लत कितनी हो रही है और अभी तो अप्रैल का महीना शुरू हुआ है और इसमें हम देख रहे हैं कि लोगों को पानी मंगाने की जरूरत हो रही है, वहां टैंकरों को बुलाया जा रहा है और अब आगे आने वाले समय पर कितनी मुश्किल होने वाली है इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहिए। भाई उनका तो काम ही है ना कि वो हिंदू मुसलमान पहाड़ प्लेन इनके ऊपर ज्ञान बांटने में लगे रहेंगे। तो मैं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बारे में जानना चाहती हूँ। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, पानी अब तक हम तक नहीं पहुंचा है और आने वाले समय में दिक्कत हो रही है। तो केवल बेवकूफ बनाने के बजाय मुझे लगता है कि अपने जो एडवाइजर्स हैं उनसे बाहर निकलकर आकर उन्हें सड़क पर देखना चाहिए कि लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है या नहीं। गर्मियों के सीजन में पानी की किल्लत को देखते हुए उत्तराखंड जल संस्थान के अधिशासी अभियंता प्रशांत भारद्वाज ने बताया, हमारे द्वारा गर्मी के सीजन में पानी की किल्लत दूर करने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई। उन्होंने आदेश दिया है कि कहां-कहां पानी की कमी हो सकती है, उन स्थानों को चिन्हित कर एस्टीमेट बना लें ताकि बजट की जरूरत होगी तो व्यवस्था की जाएगी। इसी क्रम में उत्तराखंड जल संस्थान जल निगम चिन्हित किए हैं। वहीं सरकार की योजना हर घर नल हर घर जल के तहत ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों को पानी कोसों दूर तक सरकारी नल से पानी ढोने को मजबूर है। चंपावत जनपद के ग्राम पंचायत धूरा में घरों में पानी की किल्लत के चलते आज भी सरकारी नल से पानी ले जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। पानी ढोती ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि वर्षों से गांव में लगा सरकारी नल से पानी ले जाना पड़ता है। गांव में पाइपलाइन तो है लेकिन उसमें पानी नहीं आता। एक बाल्टी आधा बाल्टी आती है, बस हो गया। अब उससे क्या होने वाला हुआ? तो पानी आता ही नहीं घरों में? आता ही नहीं है, देते ही नहीं है, पानी नहीं है कि पता नहीं क्या होता है। तो सरकार की जो योजना चल रही थी हर घर नल हर घर जल, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं पानी आता है? यही तो फिर ये जल ये नल लगे हैं इसी में नहीं देते हैं पानी। तो सरकारी नल से भरा जाता है पानी? उससे उसी में तो नहीं देते हैं, फिर इससे भरते हैं। हम तो इसी से ले जाते हैं ऐसे सिर में। कितने सालों से भरते हो? अरे साल तो बहुत हो गए हैं बाबू, अब सारी उम्र चले गई है, आप क्या करते हैं। तो अब आप क्या कहते हो, पानी आना चाहिए? हाँ पानी अब तो अब बुढ़ापा हो गया, पानी आ जाता तो अच्छा ही होता, अब ले नहीं पाते हैं। अब ऐसा ही तो हुआ, किसी समय बाल्टी से ले गए, किसी समय हाथ से लोटे से ले गए, ऐसा ही पानी तो पीना ही हुआ, क्या करते हैं फिर। कितने सालों से पानी भर रहे हो हैंडपंप से? 6 साल से। 6 साल से पानी भर रहे हो? हाँ। तो आपके घर में पाइपलाइन नहीं बिछी है अभी? पाइपलाइन तो है, नल है, लेकिन उसमें जल पानी नहीं आता है। तो आपने कभी शिकायत की लोगों से कि नहीं आता है? कहा है लेकिन वो कहते हैं पानी नहीं है यहाँ, पता नहीं कैसे करे। 30 से 4 दिन आती है, 4 बाल्टी बस हो गया। अच्छा हाँ। तो यहीं पे पानी भरना पड़ता है? यहीं से ले जाना। तो पूरा गांव यहीं से पानी भरता है? पूरा गांव यहीं से ले जाते हैं। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखती है कि चाहे जंगलों में आग लगने की बात हो या जो हमारे
लोग जिनका आवागमन रहता है रस्तों में, चाहे उनकी बात हो या हमारे जो पंछी पशु पक्षी हैं जंगलों में, उनके लिए जो पेयजल की व्यवस्था करने का जो काम किया गया, उसमें एक बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ पर पाइपलाइन डालने का काम सरकार कर रही है, जिसमें वहाँ जो आगजनी हो उससे भी बचाया जा सकता है और जो हमारे स्थानीय निवासी उनको भी साथ लेकर के वहाँ पर जन सहभागिता से इन कार्यों को किया जा सकता है। और जो पशु पक्षी है उनके लिए भी पानी की जो है एक दुरुस्त तरीके से वहाँ पर पूर्ति हो, किसी भी प्रकार से हमारे पशु पक्षी या पंछियों को दिक्कत ना हो गर्मी के कारण। तो ये सरकार एक बेहतर कार्य कर रही है जिसमें जंगलों को भी बचाया जा सकेगा और जो हमारे वहाँ के पशु पक्षी पंछी है या जो आवागमन में जो लोग रहते हैं उन सब के लिए पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम सरकार करेगी। फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग में आग बुझाने का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं, जिनमें आग न लगने वाले जूते, चश्मा और आग बुझाने के इक्विपमेंट दिए गए हैं। साथ ही वन विभाग की गाड़ियां, उन पर भी पानी के गैलन रखे गए हैं जिससे आग पर काबू पाया जा सके। वहीं सरकार की योजना हर घर जल हर घर नल के तहत नहीं मिल पा रहा ग्रामीणों को पानी, कोसों दूर सरकारी नल से पानी ढोने को मजबूर है महिलाएं। गर्मी आते ही सरकार की टेंशन बढ़ गई। अब देखना होगा इस तपती गर्मी में महिलाओं के सिर से बोझ और वनाग्नि पर रोक लगाने में थामी सरकार कितनी कामयाब होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। हम खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मसूरी क्षेत्र में 2 दिवसीय चिंतन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो आज समापन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और विकास से जुड़ी समस्याओं पर गहन चिंतन किया गया। समारोह में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अन्य समर्पित योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं की स्थिति और उन योजनाओं को धरातल पर प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला है। रुक करते हैं अगली खबर का खटीमा से। अगली खबर जहां अभिभावक संघ के अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट नीरज रस्तोगी के नेतृत्व में अभिभावकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ कार्रवाई सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी भानु प्रताप कुशवाहा से मुलाकात की है तथा उनके माध्यम से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से अभिभावकों ने कुछ प्राइवेट विद्यालयों द्वारा मनमानी तरीके से फीस वृद्धि पर आर्थिक शोषण करने, विद्यालय द्वारा निर्धारित दुकानों से एनसीईआरटी के अलावा अन्य पुस्तकें लेने के लिए बाध्य करने, कुछ प्राइवेट विद्यालयों में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षण कार्य कराने, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने वाले अधिकांश फर्मों को निरस्त करने और अनेकों कमियों को निकालकर बच्चों को प्रवेश से वंचित करने, जान जोखिम में डालकर बिना परमिट के डग्गा मार वाहनों का संचालन करने, क्षमता से अधिक बच्चों को वाहनों में बैठाने आदि आरोप लगाए हैं तथा तत्काल इन समस्याओं के समाधान की भी मांग की है। के साथ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आए हैं और एक 7 सूत्री ज्ञापन हमने खंड शिक्षा अधिकारी को दिया, जिसमें कुछ स्कूलों, हम हर स्कूल को चिन्हित नहीं कर रहे हैं, कुछ स्कूलों की मनमानी की वजह से अभिभावक भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, मानसिक रूप से बच्चों का शारीरिक और मानसिक शोषण भी स्कूलों में हो रहा है। उनको परेशान किया जा रहा है स्कूल की बुक्स के लिए और फीस वृद्धि करके कई तरीकों से स्कूल जब स्कूल खुलते हैं तो बच्चों को पहले दिन से ही प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। तो उसके खिलाफ और जो एक डग्गा मार वाहन जो है, जो जगह जगह स्कूलों में चल रहे हैं, वो प्राइवेट वाहन है। उन वाहनों में जबरदस्ती 20-25 बच्चों को ठूस कर स्कूल पहुंचाया जा रहा है। आज पेरेंट टीचर एसोसिएशन के द्वारा मुझसे मुलाकात की गई है और उनके विभिन्न मुद्दे हैं, उनके द्वारा अवगत करवाया गया है कि ओवरलोडिंग का एक मुद्दा है, शिक्षकों के द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का मुद्दा है और बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा है, अतिरिक्त व्यय की पुस्तकों को खरीदने के लिए पेरेंट्स पर दबाव डालने वाली बात है। तो ये सारे मुद्दे मैंने नोट कर लिए हैं। अभी मैं 3-4 दिन में निजी विद्यालय की बैठक एक आमंत्रित कर रहा हूँ, जिस बैठक में मैं समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य प्रबंधकों को आमंत्रित करूँगा और उसमें ये सारे निर्देश को मैं दूँगा कि जिससे कि हमारे सारे पेरेंट्स की जो शिकायत का निवारण किया जा सके। सरोवर नगरी नैनीताल में लंबे समय से चल रही पार्किंग की समस्या से जल्द निजात मिलने जा रही है, जिससे लेकर आज संयुक्त मजिस्ट्रेट ने नैनीताल नगर पालिका सभागार में
पालिका अध्यक्ष और सभासदों के साथ बोर्ड बैठक में अशोक पार्किंग को डबल स्टोरी पार्किंग बनाए जाने का निर्णय लिया गया। पार्किंग निर्माण पर सभी सभासदों ने अपनी सहमति दे दी है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोस्वामी ने बताया कि 5 करोड़ की लागत से बनने जा रही डबल स्टोरी पार्किंग में पहले की अपेक्षा दुगने वाहन पार्किंग किए जा सकेंगे। पार्किंग का निर्माण कार्य 10 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। दिसंबर माह तक पार्किंग बन जाएगी। पार्किंग निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसे पालिका को सौंप दिया जाएगा, जिससे पालिका की आय में वृद्धि होने के साथ ही पार्किंग की समस्या से भी कुछ हद तक निजात मिल सकेगी। पार्किंग में एक 2 मंजिला स्टैक पार्किंग बननी है। 2 मंजिला स्टैक पार्किंग बननी है जिसमें लगभग 110 गाड़ियों की क्षमता होनी है। उसमें कुछ बिंदुओं पे संदेह था, तो आज वो संदेह दूर हुए हैं और कल से कार्य स्टार्ट होने वाला है। 2 मंजिला पार्किंग बनेगी। इसमें स्टैक पार्किंग है। इसमें 2 तरफ से एंट्री होगी, क्योंकि अभी इसमें एक तरफ से एंट्री है तो कभी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला हरिद्वार के तहसील रुड़की के ग्राम इमलीखेड़ा में अवैध रूप से चलाई जा रही फ्लोर मिल को बंद करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देशित किया है कि शीघ्र फ्लोर मिल को बंद करके उसकी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के साथ ही राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जवाब पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी राजपाल सैनी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि हरिद्वार के तहसील रुड़की के ग्राम इमलीखेड़ा में बिना उद्योग विभाग व राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति लिए फ्लोर मिल चलाई जा रही है। जब इसकी शिकायत याचिकाकर्ता सहित अन्य लोगों ने सीएम पोर्टल पर की है, तो सीएम पोर्टल ने इसकी जांच कराने के लिए राज्य पॉल्यूशन बोर्ड को यह शिकायत भेज दी है। उसके बाद उद्योग विभाग ने इसकी जांच की है। जांच में जब विभाग ने इसके मालिक से फ्लोर मिल चलाने का लाइसेंस मांगा तो वह लाइसेंस दिखाने में विफल रहा। आज हुई सुनवाई पर राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह की तरफ से बोर्ड का पक्ष रखते हुए कहा गया कि ग्रामवासियों ने जो शिकायत पत्र सीएम पोर्टल पे की थी उसका संज्ञान लेकर बोर्ड ने फ्लोर मिल का 2024 से लेकर अब तक 2 बार जांच की। कमेटी ने निरीक्षण में पाया कि मिल का आपको बता दें नॉइज पॉल्यूशन मानकों के विरुद्ध है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।